नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ एआरओ 2016 और 2020 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको तो तत्काल ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। री एग्जाम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इसका हो सकता है उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, ओवररेस हो रहे हो, ठीक है। तो ये समझिए कि अपने जीवन का इसको अंतिम मौका मान करके चलिए कि ये हमारा अंतिम मौका है और अंतिम प्रयास है, तो इसमें कोई कमी रह जाए, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है कि जो भी आपकी कमियां हैं, जो परीक्षा हॉल में आप गलतियां करते हैं, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से गलतियां कर लें, ताकि वहां पर वो गलतियां ना हो परीक्षा हॉल में और आप अच्छा स्कोर प्राप्त करके प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकें। ठीक है दोस्तों, एक नंबर है 8423291094, इस पर आपको ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। वहां पर आपको ज्वाइन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। 17 अगस्त से सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। 3 टेस्ट हो गए हैं, आज चौथा टेस्ट है, ठीक है। 4 हो गए हैं, 2 सामान्य अध्ययन के हो गए हैं, 2 जीएस के उसके हिंदी के हो गए हैं। आज ये जीएस का 5वां टेस्ट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जो टेस्ट हो चुके हैं तो वो भी आप लोगों को मिलेंगे, यानी कि जो लोग अभी भी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो पुराने टेस्ट हैं हो गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को खंड शिक्षा अधिकारी की चाहिए टेस्ट सीरीज जो हो चुकी है तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। ये तो हो गई तीसरी जानकारी। दूसरी जानकारी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग में दे रहा हूं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं और मैं इस समय लोक सेवा आयोग में हूं और इंटरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि वही 9 साढ़े 9 बजे हमारी एंट्री हुई थी और मैं आ गया हूं लोक सेवा आयोग के अंदर, इंटरव्यू दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं वहां पर इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रात में कल रात में ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख के आया था और मैं एक अपने हमारे फ्रेंड है या कहें हमारा स्टूडेंट है उसको अपनी जिम्मेदारी दे के आया था कि इसको जो है टाइम से कल आप अपलोड कर देना ताकि हमारे बच्चों को टाइम से वीडियो मिल जाए, ठीक है। और मैं जो है चूंकि इस समय मैं लखनऊ में था कल, तो मैं रात मॉर्निंग में ही निकला हूँ और इंटरव्यू आ चुका है हमारा है 21 अगस्त को। तो इस समय हम लोक सेवा आयोग के प्रांगण में है, परिसर में है और हमारा इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और जल्दी ही हम बोर्ड के सामने होंगे और इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो आप लोग विश करिए मेरे लिए और दुआ करिए कि सब कुछ अच्छा हो, है ना। और जब मेरा इंटरव्यू हो जाएगा फिर मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, किसके बोर्ड में था, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कितने देर चला है, कैसा माहौल था, सारी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जो सवाल हमसे पूछे गए हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस आप लोग दुआ कीजिए, पढ़ाई भी करिए, मेरे लिए दुआ भी करिए कि सब अच्छा हो जाए, ठीक है। तो बस यही एक थी कि आप जो है इस समय वीडियो देख रहे हैं और मैं इस समय लोक सेवा आयोग में हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा किस तरह इंटरव्यू दे रहे पढ़ा रहे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो ये शाम का रिकॉर्डेड है, रात में रिकॉर्ड किया था इसलिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग संगम युग तक समाप्त कर चुके हैं हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा, आप लोगों की बहुत डिमांड है, ठीक है। मैं ज्योग्राफी को भी आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आज से गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हो गया है और गुप्त साम्राज्य को खत्म करके हम सीधे आएंगे कहां पर, मॉडर्न इंडिया में, यानी कि आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, मध्यकालीन नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आधुनिक से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं तो आधुनिक को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और भूगोल पर भी जल्दी वीडियो आएगा, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो भूगोल पर ही आएगा। तो संगम युग में हम लोग चोल, चेर और पांड्य पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनका जो भी प्रशासन था, काव्य था, साहित्य था, जो भी चीजें परीक्षा से संबंधित थी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य और गुप्त वंश या गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत होने जा रही है गुप्त साम्राज्य की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मौर्य काल, गोरखपुर काल और संगम काल था, ठीक है, वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो जब मौर्य वंश था उसमें थोड़ा सा हम परिचय आपको दे देते हैं गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ है, उसका क्या परिचय रहा, कैसे भूमिका रही है। तो मैंने 2-4 लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इनको समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कि मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल
राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई। आपको पता था कि जो मौर्य काल था, जो मौर्य वंश था, वहां के उसमें शासक बहुत अच्छे शासक हुए हैं। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त जैसे शासक हुए हैं जिनका शासनकाल बहुत अच्छा माना जाता है, और मौर्य वंश का जो शासन वगैरह था बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मौर्य काल में सब ठीक था, मौर्योत्तर काल में भी मतलब कुछ हद तक ठीक रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ तो समझो कि मतलब जो भारत में एकता थी, देश में एकता थी, वो पूरी बिखर चुकी थी। ठीक है, बिखर चुकी थी, राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। ठीक है, कुषाणों और सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया। ठीक, जो कुषाण थे, सातवाहन शासक थे, तो उन्होंने कुछ हद तक प्रयास किया कि उन चीजों को मेंटेन किया जा सके जो कि मौर्य काल में या फिर मौर्योत्तर काल में थी। ठीक है, मतलब कुछ हद तक इन्होंने उनको मेंटेन करने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर व दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। ठीक है, कहां पर थे? ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ही रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी भारत में बहुत ही अस्थिरता यानी बिखर चुकी थी। जो भी वंश थे, जो भी राजा थे, मतलब एकदम बिखराव हो गया था, एकता बिल्कुल भी नहीं रही। जो छोटे छोटे राज्य बन गए थे, छोटे छोटे शासक हो गए थे, ठीक, तो अपना जो है राजा है, मतलब मौज मस्ती कर रहे थे। ठीक है, जहां जिसको राज करने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो एकता नाम की चीज है वो एकता जैसी कुछ नहीं रही। फिर आगे क्या हुआ? मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ। कितने? 3 राजवंशों का उदय होता है तीसरी शताब्दी के आसपास, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, ध्यान रखिएगा, मध्य भारत में कौन? नागशक्ति, दक्षिण यानी कि दक्कन में वाकाटक वंश, और पूर्व यानी कि मगध में गुप्त वंश का उदय हुआ। तो यही जो पूर्व में जो गुप्त वंश था मगध में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का या कहें तो मौर्य वंश का प्रमुख रूप से शासन रहा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र था, क्योंकि मगध का जो महाजनपद था, जो क्षेत्र था, बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसी में गुप्त साम्राज्य का भी उदय हुआ। ठीक है, दक्षिण में वाकाटक वंश हो गए, मध्य भारत में नागशक्ति हो गए। ठीक है, तो हम नागशक्ति और वाकाटक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानने का प्रयास करेंगे, सीधे सीधे गुप्त वंश पर आएंगे। ठीक है, कि मगध में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। ठीक है, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश व बिहार था। ठीक है, बेसिकली ये बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका उदय माना जाता है। इसके बाद इनका धीरे धीरे बिखराव हुआ है, और ये संभवतः कुषाणों के सामंत थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो कुषाण थे उनके सामंत थे ये लोग। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या किया कि कुषाणों को पराजित करके, ठीक है, और अपने को स्थापित कर लिया धीरे धीरे, और जाकर के गुप्त वंश की नींव डाल दी। अच्छा, गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत हैं। अब विद्वान जो थे वो अपने अपने मत प्रकट करते हैं। ठीक है, लेकिन सबके मतों को अगर सामूहिक रूप से देखा जाए, या हम यूं कहें कि जो सर्वाधिक मान्य मत था वो था ये कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे। ठीक है, कोई कहता है क्षत्रिय थे, तो कोई कहता है शूद्र थे, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, लेकिन जो एक सर्वमान्य मत है, जो बहुत सारे विद्वानों ने मानी है इस बात को, वो ये मानी है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे, यानी कि बेसिकली उनका काम धंधा था वो था व्यापार करने का। ठीक है, व्यापार का उनका काम था। और गुप्तों के बारे में या गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो साहित्य से, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त की, तो ये साहित्य है जो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त काल के बारे में या गुप्त शासकों के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कुछ लेख भी ऐसे हैं जिनसे हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विल्सन स्तंभ लेख, ठीक है, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये 3 ऐसे लेख हैं, अभिलेख हैं जो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब आते हैं गुप्त वंश पर। ठीक है, अब चूंकि गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया है, गुप्त वंश की भी पड़ती है, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, जिसने गुप्त वंश की नींव रखी थी या स्थापना की थी, वो है श्रीगुप्त। ठीक है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बेसिकली लोग समुद्रगुप्त को लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त एक प्रशासक हुआ है, एक अच्छा शासक हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, महान शासक था गुप्त वंश का, लेकिन जो स्थापना की है या गुप्त वंश के संस्थापक थे वो है श्रीगुप्त। ठीक है, और इन्होंने महाराज की उपाधि
धारण की थी। किसने? श्रीगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। ठीक है, और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गाय ये अच्छे शासक हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो काल था वो 319 से 335 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर चूंकि टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बहुत ज्यादा इनकी पूरी हिस्ट्री मतलब दुनिया भर की जो कहानी है उस पर हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि वहां पर जाने का मतलब है कि टाइम को किल करना, और हमें इस समय टाइम की बहुत जरूरत है। ठीक है, मतलब हम टाइम जो है सही जगह एक्सपेंड करें इस समय, तो मुझे लगता है कि जल्दी सफलता मिल सकती है। ठीक है, और चंद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो प्रश्न दो प्रकार से बन जाता है। एक ये बनेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त हैं, और ये पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए, और इन्होंने महाराजा धीराज, इन लोगों ने यानी कि श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? ठीक है, तो चंद्रगुप्त लगाएंगे आप प्रथम। और इन्होंने एक नया संवत शुरू किया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है, और ये है 319-320 ईसा पूर्व चलाया था, इसको गुप्त संवत कहा जाता है। और गुप्त संवत यानी कि 319 ईस्वी और शक संवत जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, शकों ने चलाया था 78 ईस्वी में, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो है 241 वर्षों का। ये पीसेस में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो आप कैलकुलेट करते हैं तो अलग निकल आएगा, लेकिन कभी कभी समस्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो वर्ष याद रखिएगा 241 वर्ष का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत है। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, यही प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त शासक बना, राजा बना, उनके स्थान पर गद्दी पर बैठा, और इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यानी कि समुद्रगुप्त काफी प्रसिद्ध शासक हुआ, फेमस हुआ, प्रभावशाली था, और इसके काल में गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी वो नाम है दत्त देवी। ठीक है, और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहां पर मिलता है? हरिशेण के लेख में, हरिशेण के लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ठीक है, वो कहां पर है? कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, और ये स्तंभ लेख है, किसने निर्मित करवाया? अशोक ने निर्मित करवाया। ठीक है, और इसी स्तंभ लेख पर यानी कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर हरिशेण की, हरिशेण में क्या है? हरिशेण का लेख लिखा गया है। ठीक है, इस तरह मान लो ये क्या है? स्तंभ लेख, स्तंभ। ठीक है, ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है अशोक ने। कहां बनवाया है? कौशाम्बी बनवाया है। ठीक है, और इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है किसका लेख? हरिशेण का लेख लिखा गया है। तो इसी हरिशेण के लेख से समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। ये पूरी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ये कौशाम्बी में स्थित है, अशोक के द्वारा स्तंभ लेख को बनवाया गया था, और इसी के ऊपर लिखा है किसका? हरिशेण का लेख लिखा है। इसी हरिशेण के लेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत को आर्यावर्त नाम दिया गया है। ठीक है, तो आर्यावर्त यानी कि उत्तरी भारत के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, पराजित किया था। और समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने
धर्म विजय की संज्ञा दी है। प्रश्न बन जाता है कि समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो उनका नाम है रायचौधरी। और एक फेमस बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों को धर्म विजय की संज्ञा दी थी, धर्म विजय को कहा। और प्रयाग प्रशस्ति लेख पर जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, चूंकि समकालीन है सब, तो जहांगीर और बीरबल के बारे में भी इस प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, शक, कुषाण आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। चूंकि इतना प्रभावशाली शासक था, इतना प्रसिद्ध था कि सबको पराजित कर देता था, शक्तिशाली सेना थी, पावर थी उसके पास, तो शक और कुषाण जैसे शासक उसके अधीन हो गए थे कि भैया हमें तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम तुम्हारे अधीन आ जाते हैं और उनको बकस दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसकी जो समुद्रगुप्त के जो समकालीन शक शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, जो शक शासक हमने यहाँ बताया है, जिसने इसकी यानी कि समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के समय सिंघल यानी कि श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था, जिसने समुद्रगुप्त से गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय में ही सिंघल यानी श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन, तो उसने समुद्रगुप्त से गया में, गया मतलब बिहार में, तो बिहार का जिला गया है, गया में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। इस बात से प्रश्न बन सकता है, किसी प्रकार से, कई प्रकार से बन सकता है कि श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन था। ठीक है, कहां पर अनुमति मांगी थी बनाने की? गया में अनुमति मांगी थी। ठीक है, और आगे देखिए, समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, समुद्रगुप्त को कभी भी यानी कि कभी को हारा ही नहीं, हमेशा हर युद्ध जीता है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार समझो कि तो घिसा पिटा सवाल है, पीसीएस की किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, चाहे वो लोअर हो, अपर हो, आरो या रो, कोई भी हो, प्री हो, मेंस हो, कहीं भी पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और किसने संज्ञा दी थी? प्रसिद्ध इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने, चूंकि समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध हारा नहीं था, कभी पराजय उसकी नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने भारत का नेपोलियन को कहा है। और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त ने क्या महाराजा धिराज की, लेकिन समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ये वीणा प्रेमी था और इसने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, वसुबंध एक नाम रखिएगा, महान बौद्ध भिक्षु था और इसमें इनके दरबार में रहता था, तो समुद्रगुप्त ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, वीणा बजाता था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है किस वाद्य यंत्र को पसंद करता था या किस वाद्य यंत्र में रुचि रखता था या उसको बजा लेता था या मतलब प्रेमी था इस टाइप का, तो वीणा से याद रखिएगा। ठीक है, वीणा का वो प्रेमी था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और जो भी चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह है उनको पढ़ लेंगे, उनका प्रशासन पढ़ लेंगे और सीधे कहां पर आएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे, ताकि वहां से प्रश्नों को अधिकतम कवर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरा इंटरव्यू समाप्त होने वाला होगा, आपका वीडियो समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलता हूं कल ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।